बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन का 5th लेक्चर है जिसमें हम स्टडी करेंगे थायराइड ग्लैंड को। तो बेटा, आप लोग को कुछ तो पता होगा कि थायराइड ग्लैंड हमारे पास कहाँ पर लोकेटेड है। ये आसान सी बातें है कि थायराइड ग्लैंड के 2 लूब्स है और ये हमारे पास लोकेटेड है। सपोज ये आपके पास ट्रेकिया है और ये आपके पास सपोज ये लैरिंग्स रीजन है। तो आप लोग के पास थायराइड ग्लैंड जो है वो ट्रेकिया में, फिर ये लैरिंग्स रीजन है, लैरिंग्स रीजन से थोड़ा सा नीचे यहाँ पर लोकेटेड है। और थायराइड ग्लैंड से आप लोग को पता है कि आपके पास 3 इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जिनमें आप लोग के पास एक का नाम है T3 और इस T3 इज आल्सो कॉल्ड ट्राई आयोडोथायरोनिन। ट्राई आयोडो थायरोनिन। अगर कोई आपसे पूछे इसे T3 क्यों कहा गया, तो असल में इसमें कंटेन 3 आयोडीन, इसमें 3 आयोडीन एटम होते हैं, इस वजह से इसे T3 कहा गया। और एक दूसरा हार्मोन है जिसे कहते हैं T4, दैट इज कॉल्ड टेट्रा आयोडोथायरोनिन। वो ट्राई था और ये टेट्रा आयोडोथायरोनिन है। लेकिन ये 2 हार्मोन हुए और चौथा एक है आप लोगों के पास, वो है कैल्सिटोनिन। ठीक है, फर्क ये होना चाहिए, बाद में डिटेल बता रहा हूं। पहले मुझे ये बताएं कि ये टोटल 3 हार्मोन सिक्रीट होते हैं थायराइड ग्लैंड से, ट्राई आयोडोथायरोनिन, टेट्रा आयोडोथायरोनिन और कैल्सिटोनिन। अब इसमें डायरेक्ट एक क्वेश्चन उठेगा, लोग आपसे पूछेंगे कि हमने तो मैट्रिक में पढ़ा था कि इससे एक और भी हार्मोन सिक्रीट होता है थायरोक्सिन, तो फिर आप क्या जवाब देंगे? तो आंसर ये है कि इसी T4 को थायरोक्सिन कहते हैं। क्या कहते हैं? थायरोक्सिन। इसी T4 को थायरोक्सिन कहते हैं। बात की समझ आ गई? अच्छा, ये जो 3 हार्मोन है ना, इनमें से ये जो T3 और T4 है, इनका केमिकल नेचर भी कुछ अलग है, इनका फंक्शन भी अलग, और कैल्सिटोनिन अलग है। T3 और T4 ये जो दोनों हार्मोन है ना, ये अमाइनो एसिड डेराइवेटिव है। अमाइनो एसिड तो आप जानते हैं, प्रोटीन का यूनिट। एलेनिन, अर्जिनिन, एस्पेरेजिन, एस्पेरेटिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, हिस्टीडीन, आइसोल्यूसिन, लुसीन, लाइसिन, फिनाइल, एलेनिन, मेथियोनिन, सेरिन, प्रोलिन, वेलिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रेओनिन। ये 20 अमाइनो एसिड जॉब्स है विच गिव राइज टू प्रोटीन। तो ये जो T3 और T4 है, ये हार्मोन अमाइनो एसिड डेराइवेटिव है। ये मैं केमिकल नेचर बता रहा हूं। मतलब ये है कि ये दोनों हार्मोन एक अमाइनो एसिड से चेंज लाकर बनाए गए हैं। और मैं आपको बता भी दूं, उस अमाइनो एसिड का नाम है थायरोसिन। थायरोसिन। आपको ये तो नहीं, इन दोनों में फर्क है। देखिए, ये थायरोक्सिन है और ये थायरोसिन है। तो थायरोसिन एक अमाइनो एसिड है जिस पे डिफरेंट एंजाइम एक्ट करके उससे ये T3 भी बना लेते हैं और इसी थायरोसिन से T4 भी बनता है। फर्क सिर्फ इतना है कि T3 में 3 आयोडीन होते हैं, इस वजह से 3 कहा गया, और T4 में 4 आयोडीन होते, इस वजह से 4। ठीक है, तो इन दोनों का केमिकल नेचर तो रिलेटेड है, यानी अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है। लेकिन ये जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है, ये आप लोग के पास प्रोटीन इन नेचर होता है। क्या होता है? ये प्रोटीन इन नेचर होता है। तो दोनों इनके केमिकल नेचर में फर्क है। आगे जाकर अभी फंक्शन में भी फर्क होगा। पहले हम कैल्सिटोनिन को छोड़ देते हैं, पहले हम T3 और T4 की बात करते हैं कि आप लोग के पास T3 एंड T4 हार्मोन, इनका क्या फंक्शन है। एक बात जो FSC के लेवल पे नहीं बताई गई है, मैं आपको बता दूं। T3 और T4 के तकरीबन सेम फंक्शन है, अगर आप देख ले। उसकी वजह यह है कि सपोज ये T3 और T4 का टारगेट सेल है, जहां पर जाकर ये अपना असर दिखाता है। तो T3 हार्मोन, तो आपको एक पॉइंट मैंने रिसेप्टर ऑफ हार्मोन टॉपिक में इसी चैप्टर में बताया था कि हर हार्मोन के किसी न किसी जगह पर रिसेप्टर होंगे टारगेट सेल में, या वो सेल मेम्ब्रेन में होंगे जैसे प्रोटीन हार्मोन, या साइटोप्लाज्म में होंगे जैसे स्टेरॉइड हार्मोन, और या न्यूक्लियस में होंगे जैसे T3 और T4। तो T3 और T4 हार्मोन के रिसेप्टर जो होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं, रिसेप्टर जो होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं। और लेकिन एक बात है, T3 हार्मोन तो टारगेट सेल में इंटर होकर T3 फॉर्म में ही रहता है, लेकिन T4 हार्मोन जब आपके टारगेट सेल में इंटर हो जाता है
तो T4 हार्मोन भी आप लोग के पास T3 में कन्वर्ट हो जाता है और फिर अपना असर दिखाता है। तो इसका मतलब कि T3 तो वैसे भी T3 फॉर्म में रहते हैं, लेकिन T4 जाकर T3 में कन्वर्ट होकर फिर असर दिखाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। अगर आप देखिए T4 में 4 आयोडीन होंगे, T3 में 3 आयोडीन, तो इसका मतलब एक आयोडीन कम कर दिया एंजाइम ने और T4 से T3 बन गया, और इस वजह से उसने इस एंजाइम ने एक आयोडीन कम किया। इस वजह से इस एंजाइम का नाम है डी आयोडीनेज एंजाइम। डी के अब मीनिंग है डिफिशियंसी, डी आयोडीनेज एंजाइम। सो डी आयोडीनेज एंजाइम T4 को T3 में कन्वर्ट कर देता है और फिर T3 अपना असर दिखाता है। ठीक है, अच्छा एफएसी के लेवल पे इस पे ज्यादा डिटेल नहीं बताया करते हम, बाकी इसमें लंबे किस्से कि कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है, कौन सा ज्यादा सीक्रेट होता है। ठीक है, अच्छा एक और एक्स्ट्रा पॉइंट जो आपके बुक ने नहीं बताया एफएसी के बच्चों को, और वो जरा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब कोई भी हार्मोन अपने ग्लैंड से सीक्रेट होकर वो ब्लड में जाता है, कहा जाता है कोई भी हार्मोन अपने ग्लैंड से सीक्रेट होकर ब्लड के जरिए टारगेट सेल तक पहुंचता है, मिसाल के तौर पर ये ब्लड है, तो याद रखिए बहुत से ऐसे केमिकल है कि वो ब्लड में खुद ट्रांसपोर्ट नहीं होते, उनके ट्रांसपोर्ट करने के लिए डिफरेंट केमिकल होते हैं, वो उनके साथ अटैच होकर उन्हें ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो याद रखिए T3 और T4 हार्मोन जो है, T3 और T4, इनके ट्रांसपोर्ट के लिए ब्लड में एक प्रोटीन होता है जो इनके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, दैट इज द एल्बुमिन प्रोटीन। क्या है? एल्बुमिन प्रोटीन आप लोग के पास क्या करता है, ब्लड में ट्रांसपोर्ट ऑफ T3 भी करता है, T4 भी, एक और चीज भी करता है, बिलिरुबिन की ट्रांसपोर्ट भी एल्बुमिन प्रोटीन करता है, लेकिन वो यहां पर उसकी बात ही यहां पर नहीं है। एक और एक्स्ट्रा पॉइंट आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि आपके पास अगर क्वेश्चन आ जाए कि ब्लड में मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन कौन सा है ब्लड में, तो आपके ख्याल में क्या होगा? सारे जरा आंसर दे दे। बहुत से बच्चे कहेंगे कि एल्बुमिन, गलत है। अगर वर्ड आ जाए ब्लड में सबसे मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन कौन सा है, तो फिर हेमोग्लोबिन है। लेकिन अगर वर्ड आ जाए कि प्लाज्मा में मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन कौन सा है, तो प्लाज्मा में तो हेमोग्लोबिन नहीं आता, क्योंकि हेमोग्लोबिन आरबीसी में होते। तो द मोस्ट एबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन इज एल्बुमिन, 54% आप लोग के पास सबसे ज्यादा। लेकिन एक दूसरा क्वेश्चन अगर आ जाए, लार्जेस्ट प्रोटीन इन द प्लाज्मा, एक है लार्जेस्ट साइज के लिहाज से, वो फिब्रिनोजेन है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, और मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन ये एल्बुमिन है। तो ये 2-3 बातें आपकी क्लियर हो गई। अब जी बात ये है कि आप कहोगे कि सर आपने इससे पहले 4th लेक्चर में कुछ हार्मोनों के बारे में छोड़ दी और वो बातें नहीं की, वो अभी हम बताएंगे, असल में उसकी जगह वो नहीं है। अब हम जी ये डिटेल से बताएंगे कि ये थायराइड ग्लैंड से जब ये हार्मोन सीक्रेट होता है तो इसका मैकेनिज्म क्या होता है, किस तरह ये सीक्रेट होते हैं। तो बेटा आपने इससे पहले प्रीवियस लेक्चरों में पढ़ा था कि आपके पास होता है हाइपोथैलेमस। क्या होता है? ये देखिए हाइपोथैलेमस, सबसे पहले उससे हार्मोन सीक्रेट हो जाता है, वो जाकर एंटीरियर पिट्यूटरी को, ये मिसाल के तौर पर हाइपोथैलेमस था और ये हाइपोथैलेमस से स्टाक आया था, हमने पढ़ा था यानी, और सपोज ये है एंटीरियर पिट्यूटरी। फिलहाल मैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी को नहीं बता क्योंकि हमारा काम यहाँ पर एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ है। तो बेटा ये आपके पास सपोज क्या है, ये आप लोगों के पास हाइपोथैलेमस है। अब आपको पता है कि हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है एक हार्मोन जिसका नाम है आप लोगों के पास TRF। TRF मैं बता चुका हूं पहले लेक्चर में, TRF थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन सीक्रेट होता है TRF, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर, वो आकर एंटीरियर पिट्यूटरी को, ये मैंने क्या बनाया है, ये मैंने एंटीरियर पिट्यूटरी बनाया है। आपके नॉलेज के लिए एक बात आपको बता दूं जो मैं पहले मैंने नहीं बताई, एंटीरियर पिट्यूटरी इज कॉल्ड एडिनो हाइपोफाइसिस, और आप लोगों के पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज आल्सो कॉल्ड न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस एंटीरियर पिट्यूटरी को कहते हैं और पोस्टीरियर को न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, अच्छा हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है TRF। TRF हार्मोन आकर एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है कि शाबा एंटीरियर पिट्यूटरी से TRF की वजह से सीक्रेट हो जाता है TSH। क्या सीक्रेट हो जाता है? TSH। TSH मीन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो नाम ही काफी है। अब TSH जाकर क्या करेगा,
आपको एक और बात पता होनी चाहिए जो मैंने इस दूसरे लेक्चर में बताई थी कि TSH इज आल्सो कॉल्ड थायरोट्रोफिन। क्या भी कहते हैं? थायरोट्रोफिन। थायरोट्रोफिन इसे क्यों कहते हैं? थायरो मीन थायराइड और ट्रोफिन मीन स्टिमुलेशन। TSH जाकर थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, देयरफॉर कॉल्ड थायरोट्रोफिन। तो जब TSH का नाम थायरोट्रोफिन है तो उसके लिए जो रिलीजिंग फैक्टर आता है उसको थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर कहते हैं। और मैंने आपको बताया भी था कि दुनिया का सबसे छोटा प्रोटीन वो 3 अमीनो एसिड का होता है। 3-4 एग्जाम्पल उसके हैं, उनमें एक थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर भी है। ये दुनिया का स्मॉलेस्ट प्रोटीन है जो 3 अमीनो एसिड से बना है और कितना बड़ा फंक्शन करता है। अगर ये ना हो तो TSH सीक्रेट ना होगा, अगर TRF ना होगा तो TSH ना होगा, TSH ना होगा तो T3 और T4 की सिक्रीशन, T3 T4 की सिक्रीशन ना होगी तो आपका मेटाबॉलिक रेट बिल्कुल जीरो हो जाएगा और आप मर सकते हैं इससे। तो कितना बड़ा फंक्शन, जितना छोटा प्रोटीन 3 अमीनो एसिड का कितना बड़ा फंक्शन। हाइपोथैलेमस से मैसेज आया TRF, उसने एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट किया, वहां से TSH सीक्रेट हुआ और TSH ने जाकर अब TSH जाकर थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। लेकिन उससे पहले आपके सामने मैं थायराइड ग्लैंड सही तरीके से बनाऊं क्योंकि उसमें कुछ यूनिक सी बातें आज आपको बतानी है जो आपके बेसिक के लेवल पे उन्होंने जिक्र नहीं की। सपोज ये थायराइड ग्लैंड है, याद रखिए थायराइड ग्लैंड में 2 डिफरेंट सेल है, इंपॉर्टेंट सेल आपको ये पता होना चाहिए, जिनमें एक को कहते हैं फॉलिकुलर सेल और दूसरे को कहते हैं पैराफॉलिकुलर सेल। अब ये देखिए ये जो मैं बना रहा हूं ना, ये सेल इन्होंने अगर आप देखें तो एक फुलिकल लाइक स्ट्रक्चर, इनसे मिलकर फुलिकल लाइक स्ट्रक्चर बनाया है। इस तरह बहुत से और भी होते हैं। ये देखिए फॉलिकुलर सेल जो ग्रुप में अरेंज होकर एक फॉलिकल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते, इसे फॉलिकुलर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉलिकुलर सेल। ठीक है। और यह इसके साइडों पे एक दूसरे किस्म के सेल पड़े होते हैं जिन्हें कहते हैं पैराफॉलिकुलर सेल। उन्हें क्या कहते हैं? पैराफॉलिकुलर सेल। ये पेशी में नहीं बताया गया है लेकिन पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पैराफॉलिकुलर सेल। आपको ये पता होना चाहिए कि पैराफॉलिकुलर सेल से सिक्रीट होता है कैल्सिटोनिन। इसे क्या सिक्रीट होता है? कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन और T3 T4 इनका मिजाज सब कुछ बहुत जुदा है। ये पैराफॉलिकुलर सेल से सिक्रीट होता है और जो आप लोगों के पास T3 और T4 होते हैं वो फॉलिकुलर सेल से सिक्रीट होते हैं। फॉलिकुलर सेल से T3 एंड T4 सिक्रीट होते हैं और पैराफॉलिकुलर सेल से आप लोगों के पास कैल्सिटोनिन सिक्रीट होता है। अब ये मेन पॉइंट जो कभी आपको किसी ने नहीं बताया, ये बताइए पॉइंट, और ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स के लिए। वो ये है, हम कॉमनली एक जुमला कहते हैं कि TSH स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड। तो इससे बच्चों के ज़हन में ये आता है कि TSH जाकर थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर लेता है और थायराइड ग्लैंड से T3 T4 और कैल्सिटोनिन सीक्रेट हो जाता है। नो बेटा, बल्कि असल बात ये है कि आप लोग के पास मैं एक मिसाल देता हूँ। अगर मेरा दोस्त बाहर आ जाए और मेरे घर का दरवाज़ा खटखटाए और बाहर कोई बच्चा निकल कर उससे कहे कि जी क्या बात है, तो और वो कहे कि जी अपने मिसाल के तौर पर अपने चाचू को भी बुलाओ, दूसरे चाचू को भी, नाना को भी बुलाओ और इस तरह मामू के सबको बुलाओ, तो वो ये नहीं कहेगा बल्कि वो सिर्फ मेरी बात कहेगा कि आप अपने चाचू वगैरह उसको बुलाओ। ठीक है। तो इस वजह से ये जो TSH आता है तो ये सारे हार्मोनों को स्टिमुलेट नहीं करता उसकी सिक्रीशन को, बल्कि TSH ओनली स्टिमुलेट द फॉलिकुलर सेल टू सिक्रीट द T3 एंड T4। तो आप ये जुमला अपने साथ याद रखें, TSH ओनली स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ T3 एंड T4 नॉट द कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन के लिए नर्व्स वगैरह आते हैं। बात की समझ आ गई? याद रखिए TSH स्टिमुलेट द फॉलिकुलर सेल टू सिक्रीट T3 एंड T4। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि आप लोगों के पास TSH क्या से पहले TRF आते फिर TSH किसे सिक्रीट करता है? आप लोगों के पास T3 और T4 सिक्रीशन को। यहाँ पर एक दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए कि T3 और T4 सिक्रीशन जब हो जाती है ब्लड में, नॉर्मल हो जाती है, तो ये ब्लड फिर दोबारा जब हाइपोथैलेमस से गुजरता है तो हाइपोथैलेमस से कहता है। अच्छा, आपको यह पता होना चाहिए कि ये TRF कब सिक्रीट होता है? जब ब्लड में T3 और T4 की कमी होती है
और हाइपोथैलेमस उसे डिटेक्ट कर देता है कि जी ब्लड तो जा रहा है, उसमें T3 T4 की कमी है, तो वो TRF सीक्रेट कर देता है। एंटीरियर पिट्यूटरी TSH जाकर फॉलिकुलर सेल से कहते हैं कि ब्लड में T3 T4 की कमी है, तुम अपना हार्मोन सीक्रेट करो ना, तो वो T3 T4 सीक्रेट कर देते हैं। तो जब T3 और T4 हार्मोन ब्लड में नॉर्मल हो जाता है और यही ब्लड फिर हाइपोथैलेमस से गुजर रहा होता है, और जब हाइपोथैलेमस देख लेता है कि हल्का T3 T4 तो नॉर्मल हुआ, तो हाइपोथैलेमस TRF से कहते हैं कि बस करो, बस नॉर्मल हो गया, और TRF फिर TSH से कहते हैं कि बस करे, बस जी हार्मोन सिक्रीशन नॉर्मल हो गई, बस आप अपना काम बंद कर दे। तो ये बस करने का कहना कि अब पूरा हो गया, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इसे क्या कहते हैं? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। कि जब भी किसी हार्मोन की सिक्रीशन के लिए आप लंबा मैकेनिज्म चलाते हैं और वो हार्मोन सिक्रीशन स्टार्ट हो जाए और ब्लड में उस हार्मोन की कंसंट्रेशन नॉर्मल हो जाए, तो फिर आप वो सारा किस्सा दोबारा बंद कर देते, यानी जैसे आप बटन दबा देते हैं और आपके पानी का मशीन स्टार्ट हो जाता है, और जब आपकी टैंकी भर जाती है, आपकी घर की टैंकी, तो फिर आप मशीन बंद कर देते हैं। दैट इज द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो ये भी आप समझ गए। अब जी सिंपल सी बात है, T3 और T4 के तकरीबन अगर आप देखें तो रिलेटेड फंक्शन है। तो जी इसके क्या फंक्शन है? आसान सी कुछ फंक्शन अपने साथ याद रखिए। फंक्शन ऑफ T3 एंड T4, फंक्शन ऑफ T3 एंड T4, फंक्शन किसके? T3 एंड T4 के। सबसे बड़ा फंक्शन जो मैं आपको बता दूं, बच्चा जब शुरुआत में इन्फेंट, माँ का दूध जो बच्चा पीता है, वो जब शुरुआत में बढ़ रहा होता है, तो उस बच्चे को ज़रूरत होती है किसकी? उस बच्चे में डेवलपमेंट उस वक़्त स्टार्ट होता है। देखिए मेरी बात को बहुत गौर से सुने, मैं बहुत यूनिक पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ। बच्चा जब शुरुआत में माँ का दूध पी रहा होता है और छोटा होता है, तो उस वक़्त इस बच्चों की नशोनुमा बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। यानी उस वक़्त इसके बॉडी के सारे सिस्टम क्या होते हैं? उनकी ग्रोथ स्टार्ट हुई होती है। उन सिस्टमों में आप लोगों के पास डाइजेस्ट यानी स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम और एपिथेलियल सिस्टम, और इस तरह आप लोग के पास नर्वस, एपिथेलियम तो खैर नहीं, ज़्यादातर स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन सिस्टमों की खास तौर पे आप लोग के पास डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। तो बच्चों में ये सिस्टम बहुत जल्दी से डेवलप हो रहे होते। इन सारे सिस्टमों की डेवलपमेंट में T3 और T4 का बहुत रोल होता है। तो इस वजह से जिस बच्चे में बचपन में T3 T4 हार्मोन की कमी आ जाती है, तो उसके ये सारे सिस्टम वीक रह जाते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन में क्या लिखूंगा कि T3 एंड T4 है रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ, रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ किस चीज में रोल है? इन सारे सिस्टमों के डेवलपमेंट में इसका रोल है। जी कौन से सिस्टम के डेवलपमेंट में रोल है? तो आप लोगों के पास नर्वस सिस्टम और पहला तो मैंने लिखा, ये देखिए नर्वस सिस्टम, ठीक हो गया। दूसरा जी कौन सा सिस्टम? तो दूसरा आप लोग के पास मस्कुलर सिस्टम, इसके जो मसल होते हैं, मस्कुलर सिस्टम। तीसरा आप लोग के पास स्केलेटल सिस्टम, बोन। देखना आप जिस बच्चे में इन हार्मोन की कमी होगी उसका नर्वस सिस्टम तबाह होगा, उसे हम मेंटल रिटार्डेशन कहते हैं, वो बिल्कुल कुन-ज़हन होगा। मुझे आज भी याद है बचपन में हम देखते थे तो एक इश्तिहार आता था टीवी पे, उस वक्त हम टीवी देखते थे बचपन में, तो एक इश्तिहार आता था कि आपके पास यानी एक बच्चा लेके आ जाते थे डॉक्टर के पास और उसे कहते डॉक्टर साहब ये बहुत ज़्यादा वीक है। तो हम उस वक्त बच्चे थे, हम ये समझते थे कि डॉक्टर साहब अब इससे कहेगा कि इसके लिए बहुत ज़्यादा बादाम खरीदो, पिस्ता वगैरह और गौज़ान वगैरह खरीदो, ठीक है। तो हम इस इंतज़ार में होते थे। तो डॉक्टर से कहता था, उन लोगों को कहता था कि आप लोग अपने घर में आयोडीन नमक इस्तेमाल करें। हम कहते ये कैसा पागल डॉक्टर है, ये इनको बादाम लिखना चाहिए। तो अब जाकर हमें समझ आई ही कि उन लोगों के इलाकों में आयोडीन की कमी थी, जिसकी वजह से इनके बच्चों में आयोडीन की कमी होने की वजह से इनके बच्चों में थायरोक्सिन की कमी थी, T3 T4 हार्मोन वगैरह की, और इनकी कमी की वजह से इस बच्चे की प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुई। तो इस वजह से इसकी ब्रेन जो है उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुई और ये वीक रह गया है, और दैट इज कॉल्ड मेंटल रिटार्डेशन। तो याद रखिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को मारते हैं, छोटे छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा मारते हैं और उन्हें सबक याद कराने की कोशिश करते हैं, उन्हें सबक याद नहीं होता।
तो इनको पता नहीं होता कि ये बच्चे, कुछ बच्चे तो कामचोर होते, वो तो सबक याद करते नहीं है, लेकिन कुछ करने की कोशिश भी करते फिर भी याद नहीं करते। तो इन बच्चों को इन लोगों को, अपने इन बच्चों को इतना ज़्यादा मारना नहीं चाहिए, बल्कि देखना चाहिए कि इस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। कभी कभी ये होता है कि बच्चे को प्रॉब्लम होता है और कुछ मसाइल होते हैं, लेकिन ये लोग वो मालूमात नहीं करते, बल्कि इन बच्चे के टेस्ट करने चाहिए, हो मे भी उनमें थायरोक्सिन की कमी हो, तो इस तरह नहीं मारना चाहिए उन्हें। तो शाबाश, थायरोक्सिन का एक रोल है डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन सब सिस्टम पे असर पड़ेगा, और अगर इन हार्मोन की कमी होगी, मस्कुलर सिस्टम भी कमजोर होगा, नर्वस सिस्टम भी, स्केलेटल, रिप्रोडक्टिव, यहां तक कि इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। एक फंक्शन ये। दूसरा फंक्शन, सबसे बड़ा फंक्शन इन दोनों हार्मोन का, वो है इंक्रीज द मेटाबॉलिक रेट। ये मेटाबॉलिक हार्मोन है, सबसे कॉमन फंक्शन, इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट। इसमें एक दो तीन बातें अपने साथ याद रखिए। ये ग्लूकोज की ब्रेकडाउन इंक्रीज करता है, तो मैं लिख सकता हूं ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म, और इसके साथ साथ कुछ केमिकल की ये एनाबॉलिज्म करते हैं, सिंथेसिस। वो मिसाल के तौर पर ये कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस इंक्रीज करता है। आपको पता होना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह लिवर में बनते हैं, और कोलेस्ट्रॉल इज द प्रीकार्सर। कोलेस्ट्रॉल से फिर बहुत सी चीजें बनती है, जैसे आप लोग टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, जितने भी स्टेरॉइड हार्मोन है सब कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। इसके अलावा T3 और T4 हार्मोन का रोल आप लोग के पास क्या है, अगर वो आपके बुक ने नहीं लिखा, किन बाकी बुकों में है कि मेटामॉर्फोसिस के दौरान जो आप लोगों के पास डिफरेंट स्टेजेस में एनिमल जाते हैं, लार्वा से प्यूपा और फिर एडल्ट वगैरह, तो इन डिफरेंट स्टेजेस में जाने के लिए इन हार्मोन की ज़रूरत है। अगर किसी एनिमल में जिसमें मेटामॉर्फोसिस होती है, क्योंकि सारे एनिमल में मेटामॉर्फोसिस नहीं होती, इंसेक्ट्स वगैरह में कॉमन है, अगर किसी एनिमल में मेटामॉर्फोसिस होती है और इसमें T3 T4 हार्मोन की कमी आ जाए, तो क्या हो जाएगा, उसमें जिस स्टेज में वो एनिमल है उसी में रह जाएगा। लार्वा में है तो साइज तो एनिमल का इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन स्टेज चेंज नहीं होगा, लार्वा ही रहेगा। प्यूपा है तो प्यूपा ही रहेगा, ठीक है। तो आप लोग के पास रोल इन मेटामॉर्फोसिस, तीसरा फंक्शन आप लोग के पास रोल इन मेटामॉर्फोसिस, इसका आप लोग के पास ये फंक्शन है T3 और T4 का। इसके अलावा आप लोग के पास T3 and T4 आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीट प्रोडक्शन। आप हेमियोस्टेसिस चैप्टर में पढ़ लेंगे या पढ़ चुके होंगे कि आप लोगों के पास थर्मोरेगुलेशन में पॉइंट है कि जब कूल एनवायरनमेंट होता है, कूल एनवायरनमेंट, तो उसमें आपकी बॉडी थर्मोरेगुलेशन के साथ साथ थर्मोजेनेसिस करती है, यानी हीट प्रोडक्शन। हमारी बॉडी क्या करती है, थर्मोजेनेसिस, हीट प्रोडक्शन। हीट प्रोडक्शन हमारी बॉडी में दो किस्म के होते हैं, थर्मोजेनेसिस। एक को हम कहते हैं शेवरिंग थर्मोजेनेसिस, शेवरिंग थर्मोजेनेसिस, यानी आपकी बॉडी जब शेवरिंग करती है, शेवरिंग की वजह से जो हीट प्रोडक्शन होता है, दैट इज शेवरिंग थर्मोजेनेसिस। और आप लोग के पास एक दूसरा है नॉन शेवरिंग थर्मोजेनेसिस। शेवरिंग आप कब कभी जानते हैं ना, नॉन शेवरिंग थर्मोजेनेसिस। तो शेवरिंग थर्मोजेनेसिस तो आपको पता होना चाहिए, ये तो मसल की वजह से होता है। शेवरिंग थर्मोजेनेसिस इज द रिपीटेड स्टिमुलेशन ऑफ अ वॉलंटरी मसल। ये वॉलंटरी मसल की स्टिमुलेशन है, वॉलंटरी मसल की स्टिमुलेशन है बाय मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन वॉलंटरी मसल की स्टिमुलेशन स्टार्ट कर देते हैं, और इसकी वजह से आप शेवरिंग स्टार्ट करते हैं, उसकी वजह से हीट प्रोडक्शन और वो हो जाते हैं। नॉन शेवरिंग थर्मोजेनेसिस जो है वो आप लोग के पास हार्मोन की वजह से होती है। किसकी वजह से, हार्मोन्स। इनमें दो हार्मोन कॉमन है, एक आप लोग के पास ये T3 एंड T4 हार्मोन है, ये भी नॉन शेवरिंग थर्मोजेनेसिस करती है, और एक एड्रेनालिन है, एड्रेनालिन जिसे आप एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि T3 और T4 जो है वो लॉन्ग टर्म हीट प्रोडक्शन करता है, लॉन्ग टर्म हीट प्रोडक्शन यानी थर्मोजेनेसिस, और जो एड्रेनालिन है वो तो इमरजेंसी हार्मोन है, शॉर्ट टर्म के लिए आप लोग के पास हीट प्रोडक्शन करता है। तो ये कुछ बड़ी बड़ी बातें आपके सामने आ गई T3 और T4 हार्मोन के बारे में, कि इनका बड़ा रोल तो डेवलपमेंट में है, डेवलपमेंट ऑफ ये सिस्टम। इसके अलावा आप लोग के पास मेटामॉर्फोसिस में इनका रोल है, और इसके अलावा आप लोग के पास यानी हीट प्रोडक्शन, थर्मोजेनेसिस में इनका रोल है, और भी बहुत से इसके कॉमन फंक्शन है जो इंशाल्लाह साथ साथ में आते जाएंगे और हम इनकी भी बात करते जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा एक आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन वो ये है कि T3 एंड T4 आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉर्मल मोटिलिटी ऑफ GIT। नॉर्मल जो पेरिस्टालिसिस आपके पास होती है, नॉर्मल मोटिलिटी ऑफ GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट,
जो होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो इसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास कुछ मेन फंक्शन थे। इसके बाद इंशाल्लाह अब हम इसके थायराइड ग्लैंड की डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।